गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी 6 सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है मैन्यूर्स, फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत जो हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि नाइट्रोजन मिट्टी में किस तरीके अपनी क्रिया करता है, उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग जो अगला आपका टॉपिक है वो है केमिस्ट्री ऑफ सॉइल फास्फोरस। मतलब इसका अर्थ ये है कि मृदा फास्फोरस के रसायन में किस तरीके जो है अपने मिट्टी के अंदर वो काम करता है और किस तरीके हमारे पौधों को अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी संरचना और अच्छा विकास जो है करता है। क्योंकि जब तक जो है अच्छे संतुलित मात्रा में जो है अगर हम एनपीके या नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को अगर संतुलित मात्रा में अगर हम अपने पौधों को नहीं देते हैं छात्रों जो है, तो ये आप मान लीजिए जो है कि हमारा पौधा जो है अच्छे तरीके से विकास नहीं करेगा और अच्छे तरीके से जो है उसकी उपज जो है निकल के बाहर नहीं आएगी। ठीक है छात्रों, आज जो है हम जो आपके मुख्य पोषक तत्व होते हैं एनपीके जो है, आज उसी के अंतर्गत जो है आपके फास्फोरस के विषय में छात्रों जो है अध्ययन करवाएंगे। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। जो परिचय हम फास्फोरस की जो है छात्रों हम बता रहे हैं आपको कि पौधों को उनकी वृद्ध विकास के लिए 17 आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो कि ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है विकास करने के लिए। क्योंकि इन 17 तत्वों का उस मिट्टी के अंदर होना बहुत ही आवश्यक होता है। बिना इस 17 तत्वों के जो है आप कोई भी फसल अच्छे तरीके से आप छात्रों जो है नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें अपनी मिट्टी में 17 तत्वों का जो है बैलेंस को संतुलित बनाकर रखकर तभी जो है हम किसी भी फसल को जो है अच्छे तरीके से उगा सकते हैं और उसका विकास कर सकते हैं और अच्छी उपज भी ले सकते हैं। ठीक है छात्रों, आइए आगे चलते हैं। फास्फोरस दूसरा उर्वरक तत्व है। यह प्रत्येक जीवित कोशिकाओं और पौधों और जानवरों के पोषण के लिए एक आवश्यक घटक होता है, जो कि हमारे पौधों के लिए भी जरूरी होता है, हमारे जानवरों के लिए भी जरूरी होता है और हमारे जो है क्या कहते हैं शारीरिक चीज़ों के लिए भी जो है फास्फोरस की कहीं न कहीं माध्यम से हमें आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, फिर उसके बाद यह पौधों के सभी प्रकार के चया अपचय में सक्रिय भाग लेते हैं। यह अधिकांश एंजाइम का एक आवश्यक घटक है और कोशिका की झिल्ली प्रणाली, जो कोशिका की झिल्ली जिस आवरण से कोशिकाएं ढकी होती हैं, उनकी जो कोशिका झिल्ली होती है वो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के संरचनात्मक घटक भी होता है। मतलब जो कोशिका की जो झिल्ली बनी हुई होती है छात्रों, वो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के आवरण से पूरे तरीके वो कोशिकाएं ढकी रहती हैं। ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक तरीके से ऊर्जा प्रदान करता है हमारे पौधों को, और क्या कहते हैं क्लोरोप्लास्ट जो है ये एक तरीके से जो है जो उसके अंदर तरल पदार्थ होते हैं उन्हें जो है मेंटेन करता है, बना के रखता है जो है। ठीक है, जिस वजह से फास्फोरस अपना वहाँ पे जो उसका काम है, जो उसको ऊर्जा के रूप में प्रदान करना है या उसकी कोशिकाओं को मजबूत करना है, तो वहाँ पे हमें फास्फोरस की अच्छी मात्रा और अच्छे संतुलन में मिट्टी में रखना होगा। ठीक है, तभी हम अच्छी फसल को और अपने जानवरों को मजबूत रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका जीवन प्रक्रिया से गहरा संबंध होता है। मिट्टी में उपलब्ध फास्फोरस कुल फास्फोरस के एक अंश का प्रतिनिधित्व करता है, जो पौधों के विकास के दौरान ग्रहण करने के लिए
अति संवेदनशील होता है। पौधों फास्फोरस को H2PO4 और HPO4 रूपों में लेते हैं, मतलब फास्फोरस को अवशोषित करते हैं पौधे जो है। उसके बाद लेकिन किसी समय पानी में घुलनशील फास्फोरस बहुत ही कम होता है। मतलब इसका अर्थ ये है कि अगर हमारा फास्फोरस जो है पानी में अगर कम है जो है, तो वहाँ पे हमें अदर रसायन के द्वारा जो है उस फास्फोरस की कमी को दूर करेंगे और अपने पौधे को अच्छे तरीके से सारा पोषक तत्वों को सही संतुलन मात्रा में अपने मिट्टी में देकर हम पौधों को जो है विकास करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। फास्फोरस मिट्टी में कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों अंशों में मौजूद होता है, जो कि मिट्टी के अंदर होते हैं। फिर उसके बाद फास्फोरस के कार्बनिक अंश फाइटिन, न्यूक्लिक एसिड और एनोसिटॉल फॉस्फेट हमारी मिट्टी में पौधों के फास्फोरस पोषण में योगदान नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें कार्बनिक पदार्थ कम होते हैं। जहाँ पे अगर फास्फोरस हमारा अत्यधिकता पाई जाएगी, वहाँ पे अधिक फास्फोरस पाए जाएंगे, तो वहाँ पे कार्बनिक की मात्रा ज़्यादा होगी। यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि उसमें कार्बनिक पदार्थ कम होते हैं, इस वजह से फाइटिन और न्यूक्लिक एसिड और एनोसिटाल फॉस्फेट ये एक तरीके से बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो जहाँ पे कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा पाई जाएगी, ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा पाई जाएगी जो है, वहाँ पे आपके फास्फोरस की जो है मात्रा ज़्यादा होगी जो है। ठीक है, फिर उसके बाद मृदा फास्फोरस निर्धारण में दो अलग अलग चरण होते हैं। जो हम पहला बता रहे हैं, फास्फोरस का निष्करण, मिट्टी के फास्फोरस को घोल में लाना। अर्क का चुनाव मिट्टी की प्रकृति और मिट्टी में पाए जाने वाले फास्फोरस यौगिकों के प्रकार पर निर्भर करता है। सबसे पहले किसी विशेष मिट्टी के लिए उपयोग किए जाने वाले अर्क की प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक प्रारंभिक जांच की जानी चाहिए, क्योंकि फास्फेट यौगिक की प्रकृति में मिट्टी के प्रकार के साथ ही भिन्न होती है। मतलब इसका अर्थ यह है कि अगर आपको सही फास्फेट की मात्रा को अगर आपको ज्ञात करना है, जानना है, तो आपको अपनी मिट्टी की जो है जांच कराना बहुत ही जरूरी होगा। तभी आपको पता चलेगा कि हमारी सॉइल में कितनी जो है फास्फोरस की मात्रा उपलब्ध है और हमें कितनी मात्रा जो है संतुलन में देना पड़ेगा, कि जिससे हमारी मिट्टी की जो है फास्फोरस रसायन की मात्रा संतुलित अवस्था में पाई जाए। ठीक है, फिर उसके बाद निर्माण इसका किस तरीके होता है वो हम आपको बतला रहे हैं कि पहले जानवरों की अस्थियों से फास्फोरस प्राप्त किया जाता था। इस विधि में विजिलेटिन सहित अथवा भुनी हुई अस्थियों को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ एक बड़े हौज में अभिक्रिया कराने के पश्चात तरल पदार्थ को छानकर उसे वाष्पीकृत किया जाता है। ठीक है, जैसे फास्फोरस का निर्माण किस तरीके हो तो वो हम आपको बतला रहे हैं। और जब इस तरल पदार्थ का अपेक्षित घनत्व 1.45 हो जाता है, तब उसमें 20% कोयला या जला हुआ पत्थर का कोयला कोक मिलाकर इसे छछले कहाड़ों में गर्म किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जब इसमें 6% आर्द्रता रह जाती है, तब इसे बंद मुंह के बर्तनों में रखकर भट्टी में इतना गर्म किया जाता है कि यह लाल हो जाए। मतलब इतना गर्म करते हैं कि वो जो पदार्थ उसमें उस कढ़ाई में है या किसी बर्तन में है वो पूरे तरीके लाल हो जाए। फिर उसके बाद इसी प्रकार लगातार 3-4 दिनों तक गर्म करते रहने वर्तमान फास्फोरस आसुत होकर एक दूसरे बर्तन में पानी में एकत्र होता रहता है, जहां से इसे निकालकर पुनराशुद्ध किया जाता है, तब शुद्ध फास्फोरस हमें मिलता है जो है। ठीक है, फिर उसके बाद किंतु यह अत्यधिक कष्टकारक विधि है। अधिक लागत पर इसमें फास्फोरस के अत्यंत अल्प प्राप्ति को पाते हैं। मतलब फास्फोरस ये प्रक्रिया अपनाने में जो है काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं किसानों को जो है फास्फोरस का निर्माण करने में। तो इस वजह से
अधिक लागत पर भी इसमें फास्फोरस की अत्यंत अल्प प्राप्त की जाती है या पाई जाती है जो है। फिर उसके बाद फास्फोरस के यौगिक जो है, मतलब फास्फोरस की अभिक्रियाएं किस तरीके होती हैं और वो किस तरीके मिट्टी में जो है अपना काम करते हैं और अपने पौधों को जो है एक तरीके से अवशोषित करके अपने जो है संतुलन को बनाकर जो है पौधे अपने विकास और जड़ों और अपने अस्थियों और कोशिकाओं को मजबूत रखते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद फास्फोरस के यौगिक, फास्फोरस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, गंधक तथा धातुओं से साथ मिलकर क्रॉसिंग ऑक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड, क्लोराइड, सल्फाइड तथा फास्फाइड यौगिक को बनाते रहते हैं। ऑक्साइडों को पानी में घुलाने से फास्फोरस के अल्पों की प्राप्ति होती है। ऑक्साइडों में फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, हाइड्राइड्स और फॉस्फीन PH3, हेलाडो में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PClI5, सल्फाइडों में फास्फोरस पेंटासल्फाइड P2S5 या P4SN0 जो है 10 के अधिक महत्व रखते हैं। फिर उसके बाद फास्फाइड जो है, फास्फोरस अनेक धातुओं के संयोग से फास्फाइड बनाता है, किंतु गंधक की अपेक्षा धातुओं के लिए इसकी बंधुता कम होती है। फास्फोसाइड में टीन और तांबे के फास्फाइड केवल उन धातुओं और फास्फोरस के लिए संयोग से बनते हैं। यह फास्फोरस पानी या अम्ल के साथ क्रिया करके फास्फीन या फास्फोनियम लवण बनाते रहते हैं। उसके बाद जो फास्फोरस का क्षार होता है वो किस तरीके हमारे पौधों को प्रभावित करता है वो हम आपको बतला रहे हैं कि रासायनिक दृष्टि से फास्फीन अमोनिया के सदृश है और अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड की ही भांति फास्फोनियम हाइड्रा ऑक्साइड नाम क्षार को बनाता है। फास्फोरस अम्लाप का हुआ। फास्फोरस के 8 अम्ल ज्ञात होते, जिनमें से 5 तो फास्फोरस ऑक्साइड तथा फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड और जल के संयोग से बनते हैं। फिर उसके बाद जो इनके नाम हैं वो हम आपको बतला रहे हैं कि मेटाफास्फोरस, फास्फोरस, मेटाफास्फोरिक और पायरोफास्फोरिक तथा आर्थोफास्फोरिक अम्ल। ये इतने प्रकार के जो है आपके फास्फोरस हमारे मिट्टी में यौगिक के रूप में, मतलब यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद इनके अतिरिक्त हाइपोफास्फोरस, पायरोफास्फोरस तथा हाइपोफास्फोरस अम्ल हैं जो फास्फोरस के ऑक्साइडों तथा जल की अभिक्रियाओं से नहीं प्राप्त होते हैं। इन 8 अम्लों में आर्थोफास्फोरिक अम्ल ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसका आणविक सूत्र H3PO4। इसके 2 अणुओं में से एक अणु जल की हानि होने पर पायरोफास्फोरिक अम्ल H4P2O7 तथा एक ही अणु में एक अणु जल हानि से मेटाफास्फोरिक अम्ल HPO43 को बनाता रहता है। फिर उसके बाद फास्फोरिक अम्ल त्रिक्षारिक होता है, जिसके कारण 3 प्रकार के लवण प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक बनते हैं। उन्हें हम फास्फेट कहते हैं। मतलब ये कई अवस्थाओं में जो है प्राथमिक और क्या कहते हैं द्वितीयक और तृतीयक जो है अवस्थाओं में जो है फास्फोरस हमारे मिट्टी में जो है विद्यमान होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो इसका उपयोग है, लाल फास्फोरस का उपयोग दिया सिलाई या आतिशबाजी के सामान को बनाने के लिए किया जाता है। जो फास्फोरस का उपयोग होता है, इसके विषैले होने के कारण यह चूहे मारने की दवाओं में भी उपयुक्त होता है। फास्फोरस को जो है चूहे मारने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद फास्फोरस एक आवश्यक तत्व है जो फास्फेट के रूप में मनुष्यों और पशुओं की अस्थि निर्माण में सहायक होती हैं। मतलब हड्डियों का निर्माण किया जाता है जो फास्फोरस के द्वारा पौधों और क्या कहते हैं जानवरों और क्या कहते हैं पशुओं के अस्थि निर्माण में पूरा इनका सहयोग होता है फास्फेट का। फिर उसके बाद स्वास्थ्य रक्षा के लिए आवश्यक है कि शरीर में फास्फोरस का संतुलन स्थिर रहे। यही नहीं, शरीर में होने वाले अनेक प्रतिक्रियाओं में फास्फोरस का महत्वपूर्ण हाथ रहता है। फास्फेट के रूप में फास्फोरस का सर्वाधिक प्रयोग भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए उर्वरकों के रूप में प्रयोग किया जाता है,
जो कि हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी को जो है एक तरीके से बरकरार रखता है और मजबूत रखता है। इसका धूम्र बड़ा घातक होता है, इससे नाक और जबड़े की अस्थियां भी सड़ जाती हैं। पहले पीत फास्फोरस का सर्वाधिक उपयोग दिया सलाई के निर्माण में होता था और यही कारण है कि दिया सलाई के कारखानों में काम करने वाले कर्मचारी प्रायः उपर्युक्त रोग के शिकार हो जाते थे। जब से पीत फास्फोरस के स्थान पर लाल फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई के निर्माण में होने लगा, इस रोग का अंत हो गया। फास्फोरस के जिन यौगिकों का महत्वपूर्ण औद्योगिक उपयोग होता है उनमें से फास्फोरिक अम्ल तथा उसके व्युत्पन्न को छोड़कर सल्फाइड तथा क्लोराइड विशेष रूप से उल्लेखनीय जो है ये तत्व पाए जाते हैं। फिर उसके बाद दिया सलाई बनाने के लिए फास्फोरस सेल्वी सल्फाइड P4S3 का बड़े पैमाने पर उपयोग होता था और फास्फोरस पेंटासल्फाइड P4S10 का उपयोग कार्बनिक फास्फोरस गंधक यौगिकों के निर्माण में सहयोग होता था। ये यौगिक स्नेहक तेलों के मतलब सुगंधित तेलों के गुणों में विशिष्टता को लाने के लिए उपयुक्त होता है, जो कि फास्फोरस का उपयोग होता है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के उपयोग से अल्कोहल और कार्बनिक अम्लों को उनके संगत क्लोराइड में परावर्तित किया जाता है। ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग रंगों और दवाओं के लिए भी होता रहता है। इसीलिए युद्ध तथा औद्योगिक उपयोगों के लिए अतिरिक्त लाल फास्फोरस का सर्वाधिक उपयोग दिया सलाइयों के ऊपर की घर्षण के सतह के निर्माण के लिए होता है। मतलब इसका अर्थ ये है छात्रों जो है कि फास्फोरस जो है पहले क्या कहते हैं काले रंग में पाया जाता था, जिससे वहाँ पे कल कारखानों में जब दिया सलाई को बनाया जाता था जो है तो वहाँ पे मजदूर जो है कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते थे। फिर उसे फास्फोरस को जो उसका काला जो था उसके जो रंग को लाल कर दिया गया, मतलब कई प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो जब लाल फास्फोरस आया जो है तो जब उससे दिया सलाई को बनाया गया तो जो कई बीमारियों का सामना करना पड़ता था कल कारखानों के मजदूरों को, वो चीज़ें दूर हो गई। ठीक है, जो कि फास्फोरस हमारे शरीर के लिए, हमारे पौधों के लिए, हमारे जानवरों के लिए और हमारे पशुओं को, जो भी जंगली जीवों हैं उन्हें फास्फोरस की सख्त आवश्यकता होती है, क्योंकि फास्फोरस के द्वारा जो है हमारी अस्थियां भी मजबूत होती हैं और कोशिकाएं भी हमारी मजबूत होती हैं छात्रों। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।